ये जंगल है, हम इसके प्रति थोड़ी बहुत समझ बना सकते हैं हमारे मेमोरी से, लेकिन हमें ना तो इसका स्वभाव मालूम है, न इसमें के रास्ते मालूम है, न इसका कोई उद्देश्य मालूम है। लेकिन जो लोग जंगल में रहते हैं, इस जंगल के साथ, वो लोग इसके स्वभाव को भी जानते हैं, इसके विज्ञान को भी जानते हैं, इसके भीतर के रास्तों को भी जानते हैं, इसकी मंजिल को भी जानते हैं। जीवन को समझने के लिए हमने भाषाएं बनाई। दो प्रकार की भाषाएं हैं। एक भाषा सामाजिक भाषा, जो हमारी जो जीवन की रोजमर्रा की जीवनचर्या है, उसे समझने के लिए हम एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो आम आदमी की भाषा है, उसका शब्दकोश भी है, उसमें उसके अर्थ भी है, बड़ी सरल भाषा। लेकिन जो विज्ञान है उसकी अपनी भाषा है। हर विज्ञान की अपनी एक भाषा है, उसके अपने एक तकनीकी शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स। और अगर विज्ञान को समझना हो, उसके स्वभाव को समझना हो, वो क्या कह रहा है उसे समझना हो, तो उसी की भाषा में समझा जा सकता है, उन्हीं टेक्निकल वर्ड्स के द्वारा उसे कहा जा सकता है। तभी उस विज्ञान को हम सही माने में समझ सकते हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस है, उसके अपने टेक्निकल वर्ड्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनके अपने टेक्निकल वर्ड्स है। और विज्ञान में जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है वो प्रोसेस को इंगित करते हैं, अर्थ को नहीं। और वो प्रोसेस को समझकर हमें उसका अर्थ समझना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका एक फार्मूला है केमिस्ट्री में, वो फार्मूला ABCD के अक्षरों में है, लेकिन अगर हम उस फार्मूले के द्वारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है ये नहीं समझ पाएंगे। मेमोरी से थोड़ी समझ बनाएंगे जो हमने सुना था, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, उसके लिए हमें केमिस्ट्री के लैब में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, करने की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी, फिर तब हमें समझ उसकी बनेगी। तो वो पूरी जो प्रक्रिया है उसको इंगित करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला। उसी तरह अब फिजिक्स का जो विज्ञान है वो आइंस्टीन के सूत्र पर आधारित है, उसी पर चल रहा है। आइंस्टीन का फार्मूला है E=mc²। अब हम इससे कुछ नहीं समझ सकते, एक आम आदमी के लिए ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें इससे कुछ समझ बनती ही नहीं। तो वो फार्मूले को सिर्फ वो फिजिक्स का विद्यार्थी ही समझ सकता है, फिजिक्स का विद्यार्थी ही बता सकता है, क्योंकि वो फार्मूला किसी फेनामेना को, किसी प्रोसेस को, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स को, किसी घटना को इंगित कर रहा है। तो उसका अर्थ हमें शब्दकोश में, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवत गीता एक जीवन विज्ञान है, ज्वलंत है, जीवंत विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, फ्लोइंग है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। और ये विज्ञान हमें जीवन को हम किस तरह ऑर्गेनाइज करें इसकी शिक्षा देता है। और हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसकी जो बुनियाद है वो जीवन के नियम है, अस्तित्व के नियम। इसलिए भगवत गीता इसका नाम है, यानी भगवत्ता का गीत, द सॉन्ग ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये सॉन्ग ऑफ द एग्जिस्टेंस ये काव्यात्मक रूप है कहना। सॉन्ग ऑफ द एग्जिस्टेंस अगर विज्ञान के शब्दकोश में हम देखना चाहें तो ये लॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस को बताता है, अस्तित्व के नियम को बताता है।
और हमें ये विधि बताता है, ये साधन बताता है, ये मेथडोलॉजी बताता है कि हमारे जीवन को हम अस्तित्व के नियम के अनुसार किस तरह ऑर्गेनाइज करें। तो इसका जो स्वभाव है, एक तो काव्यात्मक है, दूसरा प्रतीकात्मक है। जितने भी गीता के शब्द है संस्कृत के, वो कंपाउंड के रूप में है। कहीं कहीं जगह तो 6-7 शब्दों को बनाकर एक शब्द बनाया गया। इसलिए गीता के जो शब्द है वो किसी प्रोसेस को, एक स्टेट ऑफ अफेयर को रिप्रेजेंट करते, इंगित करते हैं। जैसा कि पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, यज्ञ, तपस्या, मुक्ति, मोक्ष। अब इन बातों को अगर हम शब्दकोश से इसका अर्थ निकालेंगे तो हमारे भीतर भ्रम ही भ्रम पैदा होंगे। ये सब प्रक्रियाएं हैं, ये सब प्रोसेसेस है, ये सब फेनोमेना है, ये घटनाएं हैं। इनको समझ कर ही हम इन शब्दों के अर्थ को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सी भ्रम पैदा हुई गीता को समझने में। जैसे कि हम उपयोग करते हैं शब्द घी का। घी कोई शब्द नहीं है। घी हम उस प्रक्रिया को इंगित करते हैं जो दूध के ऊपर एक विशेष प्रकार से काम करने से जो प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं। जब हम घी का शब्द लेते हैं तो हमारा जो मेमोरी है वो ट्रिगर हो जाती है उस पूरे प्रोसेस को। दूध से लेकर दूध गर्म करने के बाद जितनी भी मेथडोलॉजी है, जितने भी प्रक्रिया हैं, जितने भी स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हमारा जो ब्रेन है वो ट्रिगर करता है। फिर उस प्रक्रिया के बाद जो घटना घटती है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम हमने कहा है घी। तो घी खाली नाम नहीं है, ये पूरे प्रक्रिया को इंगित कर रहा है। गीता के शब्द सभी इसी प्रकार के हैं। अब घी अगर हम या अमेरिकन या यूरोपियन व्यक्ति को कहें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे वो शब्दकोश में घी नहीं मिलेगा। तो घी क्या है वो समझाने के लिए हमें उसको पूरी दूध की प्रक्रिया, जहाँ से एंड प्रोडक्ट घी बना है, उसको समझाना होगा। गीता को समझाने में जो भूलें हुई, समझने में जो भूलें हुई, वो इसी तरह की हुई। गीता को घी बोलकर बताया गया, ना तो बताने वाले को ना तो सुनने वाले को घी क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो मालूम नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने समझ से उसे बताते गया। इसमें गीता का जो वैज्ञानिक तत्व है, जो एसेंस है, वो नीचे रह गया। और व्यक्ति का जो सब्जेक्टिव माइंड है, वो सब्जेक्टिव माइंड गीता के रूप में बाहर आते गया। तो हजारों टीकाएं हैं गीता के ऊपर, लेकिन सब अपने अपने व्यक्ति के गीताएं हैं। वो उसके समझ का बाय प्रोडक्ट है। वो कृष्ण की गीता नहीं है। तो कृष्ण की गीता उसी को पता चलती है जो उसके ऊपर काम कर रहा है, जो जीवन को खोज रहा है, विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, अनुभूति से। इसलिए गीता की जो हमारी समझ बनी, जब से हमने पैदा हुए हैं सुनकर, उस समझ को हम थोड़ा बाजू में रखें तो गीता के भीतर उतरने में हमें आसानी होगी। और हमारे अनुभूति से जो समझ बनेगी गीता के प्रति, वो सही माने में कृष्ण की गीता है। आज इतना ही। संसार से समाधि की इस मन की प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।